सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज पढ़ने हैं अपन को। थोड़ा बहुत इनके बारे में 9th में बताया जाता है, बट अभी आपको उसके और थोड़े इंटरनल डिटेल्स के साथ समझना है। फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी, है ना, एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और या तो वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरा सेंटेंस होता है, या तो रेस्ट पे रहना चाहिए या तो स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बच्चों, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और जूनियर क्लास में अपन पढ़ते हैं ना, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन, तो वही वाला है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ रेस्ट को फॉलो करता रह जाएगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चलता रह जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर नहीं लग जाता। फोर्स एक तरह का एजेंट होता है इंटरेक्शन कराने के लिए ऑब्जेक्ट और सोर्स में। एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे, फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए। ओके, देन इट इज सेइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के साथ समझाया जाता है, ठीक है, और उस पर न्यूटन की फिजिक्स होती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नेट फोर्स ऐड कर रहा है ना बॉडी पर, उससे क्या बोलेगा, उससे ये बोल सकते हैं इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेफरेंस फ्रेम इन विच द बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि फोर्स अगर यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 0 हो जाएगा। फिर ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इससे समझ सकते हैं अपन लोग, और रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में बात 1803 में न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। एक बार और इसको बोल देता हूं मैं, एवरी बॉडी possesses the state of rest or uniform motion in a straight line until and unless it is compelled by external force। ठीक है, जूनियर क्लास की बातें अगर अपन को याद है तो वो ये लॉ पढ़ने में कोई दिक्कत जानी नहीं है बच्चों। जो जो बॉडी रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई बॉडी आपका मोशन में है तो बोलोगे सर जी वो मोशन में ही रह जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये सेकंड वाला बॉडी हमारा मोशन में है तो मोशन में रह जाएगा स्ट्रेट लाइन में, राइट। और यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फर्स्ट लॉ के कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जो फर्स्ट लॉ होता है ना हमारा, उसने अपन को डिफाइन करके दिया कि देयर इज सम एक्सटर्नल एजेंट विच इज कॉल्ड एज फोर्स, जिसकी टेंडेंसी होगी बॉडी को स्टेट चेंज कराना, राइट। सेकेंड लॉ उसको बताता है वो कितना होना चाहिए, तो इसको 2 बार ही पढ़ना पड़ता है अपन को। देखो डायग्राम समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, बड़ा सिंपल सी बात है, बोलना समझ लेगा बच्चा अपने आप ही। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टाइम t1 पर ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ चल रहा था, मास m हो जाएगा। एज सून एज यू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप देखोगे कि बच्चों इसके अंदर क्या होने लग जाएगा, जिसका वेलोसिटी है ना बच्चों, स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी, उसको अपन लोग ना u से देखते हैं, ठीक है। द u विल ट्रांसफॉर्म टू v एंड सम एक्सेलरेशन यहाँ बनने लग जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा t2। तो यही बोल रहा है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम अपन ने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। इनिशियली हो जाएगा m इंटू यू, फाइनली हो जाएगा बच्चों m इंटू वी। व्हेन यू टॉक अबाउट वेक्टर्स, तो आपको इन सबके सर पे ऐसे वेक्टर बना लेना चाहिए। तो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सो इनकी लैंग्वेज में क्या बातें चल रही हैं, जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के, नहीं बच्चों, रेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, k टाइम्स डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ t। फिर यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं कि k की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हटा दीजिए, तो फोर्स आ गया बच्चे लोग आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सीधा सिंपल ये हो जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। आई कैन राइट M इंटू वी माइनस M इंटू यू। ये पूरा 10th क्लास का बच्चा जानता है सब कुछ ये, ठीक है। 10 बोल रहा हूँ, 9th में मोशन पढ़ कर आए अपन लोग। तो मास बाहर निकाल लिया है, अंदर बचा है v माइनस यू बाई टी, और यहाँ से अपन बोल सकते हैं फोर्स इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वही डायरेक्शन होगी बच्चों जो आपके एक्सेलरेशन की होती है। ये एक पॉइंट पहले अभी लिखा हुआ था, बट अगर आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स को पढ़ना है तो कुछ ऐसा समझना होगा, दैट लेट अस अज्यूम दैट अ बॉडी लाइक दिस ऑफ अ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो बोलोगे हाँ सर हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे बॉडी टाइम t पर होगी, तो t में अगर थोड़ा चेंज आएगा तो डेल्टा t हो जाएगा, तो ऐसे v के अंदर थोड़ा चेंज आ जाएगा बच्चों, डेल्टा v बन जाएगा। फोर्स लगाने से ऑब्वियस सी बात है इसका मोशन चेंज होगा। यहाँ से अपन ऐसा पढ़ सकते हैं दैट अवर फोर्स इक्वल्स टू
बोलो बच्चे लोग। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर अपन को किसी इंस्टेंट पे पढ़ना है, ये तो एवरेज फोर्स की कहानी हो गई। आप समझ रहे हो कौन सा हो गया एक्सप्रेशन, ये एवरेज फोर्स हो गया। लेकिन अगर अपन से कोई बोलता है भैया इंस्टेंटेनियस फोर्स समझाइए, तो उसका मतलब हो जाएगा आपको लिमिट लगाना होगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब यू आर स्टडिंग अबाउट अ मिली सेकेंड्स या एक डिफरेंशियल टाइम के लिए पढ़ रहे हो, तो डेल्टा टी बन जाएगा यहाँ पे डी टी और डेल्टा पी बन जाएगा यहाँ पर डी ऑफ पी। ठीक है, तो अपन किस पे लगा रहे हैं पहले वो अपन को लिखना होगा यहाँ पे। तो हो जाएगा डेल्टा टी और डेल्टा पी, और अगली लाइन में आप लिख देना सर जी ये डी टी हो जाएगा और ये डी पी हो जाएगा। तो फोर्स का एक फॉर्मूला और बनता है, इट इज डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। क्लियर बच्चों? तो अपने पास दो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है, ये तो 9th क्लास वाला है ना। सब कुछ सेकेंड लॉ से समझ में आता है। सेकेंड लॉ न्यूमेरिकल समझाता है कि कितना होगा फोर्स। तो ये ना क्वांटिटी बता देगा आपको कि हाउ मच फोर्स इज देयर, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, या डिटरमाइन कर देता है ये फोर्स को। फर्स्ट तो डिफाइन करता है, दूसरा डिटरमाइन कर देता है ना। तो क्वांटिटी और मैं लिख देता हूं डिटरमाइन, है ना। जूनियर क्लास से ये सेंटेंस लिया गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वगैरह वगैरह। आपने दोनों डायग्राम में एक चीज जरूर नोटिस करी होगी बच्चों, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर फोर्स उल्टा लगा दूंगा तो डेल्टा वी नेगेटिव का होने लग जाएगा, क्योंकि ये स्पीड कम हो जाएगी। तो इस पूरे पेज पे एक बात और लिखी जाती है कि फोर्स अगर डायरेक्शन रखता है मोमेंटम की, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, है ना। रॉन्ग सेंटेंस है ये। फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा पी का होता है एज पर द सिचुएशन। फोर्स जिस डायरेक्शन पे होगा वो चेंज मोमेंटम का होगा, ना कि मोमेंटम का। तो हो सकता है बॉडी स्टार्टिंग में राइट में जा रही हो, लेकिन फोर्स रिटार्डिंग टाइप का लग रहा हो, तो डेल्टा पी यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। आपको ये अज्यूम करना है, डायग्राम में समझना है, और इन दोनों सेंटेंसेस में से पहले वाले को नहीं बच्चों, दूसरे वाले को देखना है। यहाँ तक का क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। देखो बच्चों, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन के जो लॉज है उसमें सबसे इजी दिखने वाला लॉ है, लेकिन याद यकीन मानो मेरा, चैप्टर 5 का सबसे फ्रेंडली लॉ है, क्योंकि आपको ये बतलाता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। जब आप नॉर्मल टेंशन वगैरह पढ़ रहे होगे तो फोर्स किस तरह समझाया जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो ये कोई वॉल हो गया आपका, और इस पर कोई ना बॉल इस तरह से स्ट्राइक करने जा रहा है। देखो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो बॉल हो गया ये, और यहाँ पे मैंने वॉल लिखा हुआ है। आगे चल के कोलिजन पढ़ोगे आप लोग, या दो बॉडीज में कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो यही सब चलने वाला है। इसका मास बच्चों m1 कर देना, इसका मास यहाँ पर m2 कर देना वॉल का, ठीक है। दिख रहा होगा सभी को ये वॉल है। अपन स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो आप ये याद रख लो कि एक्शन और रिएक्शन में कितना आपको समझाना है। यहाँ पे ये जो स्फेरिकल बॉल है ना, उससे एक फोर्स लग रहा होगा, उसका नाम हो जाएगा 2 और 1, क्योंकि वो लग रहा है सेकेंड बॉडी पे और बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो यहाँ से एक रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि F21 बराबर F12। थोड़ा इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। इफ यू पुट अ वेक्टर यू शुड पुट अ नेगेटिव साइन, बिकॉज दे आर अ कपल ऑफ फोर्सेस, इक्वल होंगे, ऑपोजिट होंगे और एक साथ लग रहे होंगे। तो इसके जो पॉइंट्स है वो यहाँ लिख देता हूं, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स देखो। टू डिफरेंट बॉडीज, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक ही बॉडी पे दोनों लग रहा है। एक फोर्स राइट साइड वाली बॉडी पे लग रहा है, एक दूसरे वाली पे लग रहा है। दूसरा, किसी को ये नहीं पता चलता कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है, ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे होते हैं। ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं बोलना कि पहले एक्शन आया उसके 2 सेकंड के बाद रिएक्शन आया, दे बोथ अपीयर साइमल्टेनियसली। तो मैं लिखता हूं बोथ एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट, यहां पर लिखा है बच्चे लोग साइमल्टेनियसली। इतना आना चाहिए अपन लोगों को अच्छे से समझ में। थर्ड वाला हम लिख सकते हैं F21 को क्या बोलोगे और F12 को क्या बोलोगे। ये पूरे सिलेबस का ना कन्वेंशन याद कर लो। जो पहले लिखा होता है उसको ऐसे पढ़ोगे आप, फोर्स लग रहा होगा सेकेंड बॉडी पे, किसकी वजह से,
फर्स्ट बॉडी की वजह से। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा फोर्स ऑन m1 ड्यू टू, क्या लिखा है बच्चों, m2। ये बातें क्लियर हुई क्या सबको? इन जनरल दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, तो कई बार क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी एक को लेके सॉल्व कर दिया गया होगा, तो उस पर हल्ला नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। डायरेक्शन में बच्चों ये रिवर्स रहेंगे। एक्शन बराबर रिएक्शन होता है, 9th क्लास की कहानी में सुना है अपन ने। मैं इस पेज पे समझाने वाली बात बस यही है कि ये दोनों के दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, ये बच्चा नहीं ध्यान रखता है। दूसरा, दोनों एक साथ लगते हैं, ये भी ध्यान रखना है अपन को, बिकॉज दे बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली। एज सून एज द एक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग हियर, वो रिएक्टिव फोर्स वहां बनने लग जाता है। ये आप आके आप चैप्टर इलास्टिसिटी में पढ़ोगे, जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह आ जाएगा, स्प्रिंग वगैरह पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, तो वहां पर भी आ जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे इतना अपन ने अटेंशन दिया है। तो यहाँ पे भी फिर से लिखा हुआ है, टू एवरी एक्शन always equal and opposite reaction, the mutual forces of two bodies are always equal directed to contrary parts। मतलब एक दूसरे के ऊपर लग रहे होते हैं ये, ठीक है। रीड करो इम्पल्स क्या है। चलो, जो चीजें अपन ने प्रीवियसली पढ़ रखी हैं वो तो पूछ सकता हूँ ना बच्चों मैं आपसे। इम्पल्स है यहाँ पे, सिंपल सा एक टॉपिक है ना। चलो उसको देखो, हाउ इजी एंड हाउ सिंपल इज दिस, है ना। बोर्ड पे देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पल्स, इसको कैपिटल आई से अपन देख रहे होंगे। थोड़ा ध्यान दे लेना ये क्या करता है ना। तो जैसे ये एक ग्रामेटिकल वर्ड है ना, इम्पल्सिव या इम्पल्स, या मतलब कोई ना दोस्त अपना होता है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, चटकने लगता है, तो वही है यहाँ पर। वेरी स्मॉल टाइम के लिए अगर कहीं ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों इम्पल्स। तो इसका एक डेफिनेशन तो ये बनता है, इम्पल्स ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट। और इसी को आगे चल के बोल देंगे अपन चेंज इन मोमेंटम। कई बार दो व्हीकल्स कोलाइड करते हैं तो उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग जाता है। अब अपन ने साइकिल चलाते हुए किसी को उड़ा दिया, तो उस सामने वाले को बहुत स्मॉल टाइम के लिए लग रहा होगा ना। मान लो कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो ये मान लो बैट पे अगर बॉल स्ट्राइक करता है तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए इंटरेक्ट करता है। किसी को खींच के चाटा मार दिया अपन ने, तो बहुत कम टाइम के लिए क्या होगा, लार्ज फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर द इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, ठीक है, इनटू द टाइम जो उस पर लग रहा है। तो एक तो इसकी डेफिनेशन जो ये सेंटेंस में लिखी उससे आ रही है, और दूसरी बच्चों अपने पास सेकेंड लॉ अपन ने पढ़ा हुआ है अभी 5 मिनट पहले, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो सब जानते हैं, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी होता है, और डीपी बाई डी भी होता है जब इंस्टेंटेनियस की बात करे कोई। इसको आप दो तरीकों से पढ़ सकते हो, एक तो इस मेथड से पढ़ लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बराबर किसके आ गया, ये डेल्टा पी के आ गया, और ऊपर की लाइन से मैच कराओगे तो यही इम्पल्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, आई एम नॉट सेइंग इम्पल्स इक्वल्स टू मोमेंटम, आई एम सेइंग इम्पल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम।
दिस कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड बाय एन ग्राफ। ये ग्राफ में ही क्वेश्चंस आते हैं। आप याद रखो कि अगर कभी कोई ग्राफ आ जाए इस तरह से और उस ग्राफ के अंदर फोर्स लिखा हो और यहाँ पर टाइम लिखा हो, तो समझ जाना कि उसके अंदर का जो एरिया है वो इम्पल्स होगा न्यूमेरिकली। क्या होगा? न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो एफ इंटू टी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी देखो एफ इंटू टी हो रहा है। तो अगर कहीं एकदम से स्पाइक आपको दिख रही है इस तरह से, ये देखो ऐसे एकदम से स्पाइक दिख रही है और या ये ऐसे जा रहा है बच्चों फोर्स, कहने का मतलब है बहुत कम फोर्स लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए, है ना। अपन ने कोई बोर्ड पे कुछ प्रेस करना शुरू करा और सडनली अपन ने हैमर कर दिया उसी पिन प्रिक को, है ना। एक पिन को अपन ने प्रेस करना शुरू करा तो ऐसा ग्राफ बनेगा सेकंड ग्राफ जैसा। और एक हैमर लगाया, एक टैप लगाया उसके ऊपर, तो बहुत कम टाइम के लिए उसके ऊपर बहुत लार्ज फोर्स लग जाएगा। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों का प्रोडक्ट है वो बराबर आ जाए, है ना, न्यूमेरिकली बराबर आ जाए, बट दे आर नॉट इक्वल। द लेफ्ट हैंड साइड विल बी कॉल्ड एज इम्पल्स बट राइट हैंड साइड कैन नॉट बी कॉल्ड एज इम्पल्स, दो इट्स आंसर इज दो माइट केम एग्जैक्ट इक्वल टू द फर्स्ट पार्ट। तो मैं लिखता हूं यहां पे एक पॉइंट बना के, impulse is a large force acting for a short interval of time। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन यही बन रही है अपनी, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग। ये ऐसा लिख सकते हो, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो, उसको डेल्टा पी लिख सकते हो, उसको पी टू माइनस पी वन लिख सकते हो, उसको एम वी माइनस एम यू या एम कॉमन निकाल के जो मर्जी है वो कर सकते हो, वो अपना ही ऊपर है बच्चों। ठीक है, ऐसा यूनिट वगैरह क्या होगी तो बोलोगे सर वो बिल्कुल सेम हो जाएगी मोमेंटम के जैसी, क्योंकि चेंज में थोड़ी ना चेंज हो जाती कोई ऐसा यूनिट। आप समझ रहे हो बच्चों बात को? तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो ये रही है इसकी। बट अगर कभी कोई क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस फोर्स पर से आ जाए, मतलब सेकेंड मेथड से अपन को करना पड़ जाए, तो फोर्स का एक फॉर्मूला अपन ने ये भी पढ़ के रखा है, डीपी डिवाइड बाई डी टी। हाँ या ना बच्चों? यहाँ फोर्स कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस। यहाँ लगाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डीपी हो जाएगा आपका एफ इंस्टेंटेनियस डॉट डी टी। अब लगाना दोनों तरफ इंटीग्रेशन, बिकॉज आपके पास डिफरेंशियल वैल्यूज थे। तो ये हो जाएगा फ्रॉम P1 टू P2 और टाइम भी हो जाएगा सिमिलरली T1 से लेकर T2 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई नहीं है, तो इंटीग्रेशन खाली P का हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको P2 माइनस P1 ही मिल जाएगा, जो आगे जाके डेल्टा P बना लेगा, जो और आगे जाके इम्पल्स बना लेगा। लेकिन राइट साइड में आपको इंटीग्रेशन का टर्म दे जाएगा एक। कहाँ से कहाँ करना है? T1 से लेके T2 तक। जनरली जो करवाते हैं वो लोग 0 से लेके मान लो 2 सेकंड तक करवा रहे हैं, 4 सेकंड या T सेकंड तक करवा रहे हैं। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये वाला रहता है। स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ना। इसमें फोर्स कैसा होगा? फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ध्यान रखना, फोर्स विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, तभी आप यहाँ पे रख के उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कोई डाउट इस पेज तक? देखो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक फोर्स लग रहा होगा किसी पार्टिकल पे, मास m दे रखा है उसका। फिर कहता है फोर्स टाइम ग्राफ बना हुआ है, चेंज इन मोमेंटम बतलाना है अपन को 0 टू 8 सेकंड्स के लिए। तो 0 से लेके 8 सेकंड्स तक के लिए आपको एक जगह पे फोर्स लिखा है, एक जगह पे टाइम लिखा है। तो बच्चों अपन ऐसा बोल ही सकते हैं ना कि लेट्स से सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इतना तो पढ़ा होगा अपन ने। बोलोगे यस सर। यहाँ से चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा फोर्स का एवरेज इनटू डेल्टा टी। क्लियर? तो अपन एक पॉइंट यहाँ बना के लिख सकते हैं, एरिया कवर्ड अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा ये अपन को? चेंज इन मोमेंटम दे जाएगा। तो बस आपका आंसर ही आ चुका है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो इस एरिया से। तो देखो ये नीचे हाफ ये एरिया बन रहा है, तो ये इस वाले के हाफ एरिया को खत्म कर देगा, है ना, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ऊपर वाले प्लस में लेने, नीचे वाले माइनस में लेना है। एक तरीका तो ये करने का है, या ऐसा कर लो कि इसको प्लस में कर लो, इसको प्लस में कर लो, बाद में इसको माइनस में कर लेना। यू कैन डू एनी विच वे, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 करेंगे, बेस हो जाएगा 2, हाइट हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस करेंगे इस पूरे बड़े वाले एरिया को, रेक्टेंगल जो आपको दिख रही है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 4 to 8 में 4 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। माइनस करेंगे अपन इसको 2 इंटू 3 के साथ। इतना तो आ रहा होगा सबको समझ में? 6 प्लस 12 माइनस ऑफ 6,
तो आंसर आना चाहिए बच्चों अपना 12 न्यूटन सेकेंड्स। ये न्यूटन सेकेंड भी क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स के लिए आ जाता है न्यूटन और यहाँ आ जाता है सेकेंड्स। सो आई कैन से दैट डेल्टा पी इक्वल्स 12 न्यूटन सेकेंड्स। ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन में कैसे भी ग्राफ मिलेगा आपको एरिया ही निकालना है। इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा समझने की अपने को नीड नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब मोमेंटम का चेंज ना रिबाउंड वाले केस में आप स्टडी करके देखो। पहला केस तो बड़ा सिंपल है कि मान लेते हैं अपने पास कोई एक वॉल होगा और एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ मैंने बनाया, जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी लेकर जा रहा होगा, है ना, वो v से राइट साइड में जा रहा होगा। v ऑफ x कर लो, से x एक्सेस पे जा रहा है, मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ये सीधा ये पाथ फॉलो करेगा और बच्चों वापस से इसी पाथ पे वापस आना शुरू कर जाएगा। तो बोलोगे यस सर, वापस लौटेगा वो एक पॉइंट पे आने के बाद। तब वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ऑफ vx। तो यहाँ पर चेंज मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मोमेंटम बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन x पे चेक कर रहे हैं फिलहाल अभी। तो हो जाएगा m इंटू वी माइनस एम इंटू यू, ऐसे पढ़ते हैं ना अपन फाइनल माइनस इनिशियल। तो हो जाएगा m इंटू माइनस ऑफ वी एक्स माइनस ऑफ m इंटू वी एक्स। ध्यान रखना चेंज डबल का होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि आपका मोमेंटम जो चेंज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? माइनस ऑफ 2mvx। लेकिन यहीं अगर कोई क्वेश्चन अपन को इस तरह से पूछ ले सामने वाला, जैसे कि कोई वॉल है ना बच्चों, जैसे कि कोई आपके पास वॉल है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट है ना किसी पर्टिकुलर एंगल से जाकर हिट करने वाला है, देखो इस तरह से ये। तो पहला काम क्या करोगे आप, उस जगह से पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। कर लिया नॉर्मल अपन ने ड्रॉ, बोलोगे यस सर। अब इसी नॉर्मल से अपन देखेंगे तो रिफ्लेक्शन करके बॉल यहाँ कहीं जा रहा होगा, तो बोलोगे यस सर जा सकता है। और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल जो स्टेट है वो हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करवा देता हूँ, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। ये अपन को समझ के चलना है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा मास के साथ कि ये जो वेलोसिटी लेके भग रहा है ना, ये स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। क्या बच्चों, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो इस वेलोसिटी को आप सॉल्व कर लोगे ना, समझ रहे हो बच्चों इसको। तो इसका एक वेलोसिटी राइट साइड में बन के आएगा जो हो जाएगा x का कंपोनेंट, और एक अपवर्ड बनकर आएगा जो हो जाएगा y का कंपोनेंट। ये भी ध्यान रखना है एग्जाम के क्वेश्चन में कि एंगल कहाँ से दे रखा है। तो कई बार एंगल यहाँ से दे रखा होता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये नॉर्मल से एंगल दे रखा होता है। तो अगर ये एंगल थीटा दिया है तो आपको यही एंगल थीटा लेना है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए अपना। तो v की जगह पे यहाँ आ जाएगा vx का वैल्यू हो जाएगा v cos थीटा, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी वो v sin थीटा हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बोलोगे यस सर कर जाएगा। और जो वेलोसिटी लेकर जा रहा होगा ये, उस वेलोसिटी में जो कंपोनेंट बनेगा बच्चों इस तरह से, उस पर भी एक ऊपर की तरफ बन जाएगा और एक बैक साइड बन जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो थीटा के साथ ये भी थीटा बन जाएगा। यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड रहेगा वेलोसिटी का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल्स, वो वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वी का वी बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा इसका v का x, जो कि क्या होना चाहिए, v cos थीटा होना चाहिए, और ऊपर क्या होना चाहिए, v का y जो होना चाहिए v sin थीटा। यहां तक समझ में आ रहा बच्चों। एक मैंने यहाँ पे चेंज आपको समझाना है, वो क्या है कि इन दोनों केस में बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन में जो y का कंपोनेंट है वो तो बच्चों आपका सेम आ रहा है, लेकिन x कंपोनेंट एक तरफ राइट साइड में होगा तो एक तरफ बैक साइड में होगा, तो उसको माइनस लेके करना होगा आपको। समझ लीजिए यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक नेचर का हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ है। आई टीच यू अबाउट कोलिजन लेटर इन द चैप्टर, बस समझ लो अभी ये परफेक्टली रिफ्लेक्ट करके जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में अपन को जो मोमेंटम का इक्वेशन है वो ऐसा लिखना होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मोमेंटम बच्चों एक्स पे भी देखा जाएगा और मोमेंटम वाई पर भी देखा जाएगा। ये ऐसा लिखा होगा बुक के अंदर, चेंज मोमेंटम ऑन एक्स बगल में आई लिखा होगा और मोमेंटम ऑफ वाई बगल में जे लिखा होगा। तो आप बोलोगे सर जी वाई पर तो कोई चेंज नहीं हुआ है, किस किस को आई ये लाइन समझ में,
y पे वेलोसिटी शुरू में भी v sin थीटा थी और बाद में भी v sin थीटा थी, तो y पे चेंज नहीं माना जाएगा। ओनली चेंज अकरिंग इज ऑन द x एक्सिस। ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, मतलब m इंटू वी, मतलब माइनस ऑफ v cos थीटा, माइनस ऑफ फिर से m लिखेंगे और बच्चों यहाँ पे एक और आ जाएगा तुम लोगों का v cos थीटा। मेरे कहने का मतलब है माइनस ऑफ 2m v cos थीटा आता है। तो जो बच्चों लोगों को केवल एमसीक्यू की तैयारी करना है तो बिना थ्योरी पढ़ाए डायरेक्ट फॉर्मूला अपन तुम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट क्रिस्प फॉर्मेट में अपन ये लिख कर दे रहे हैं कि जब भी कोई एंगल आता है तो 2 लिखेंगे, m लिखेंगे, v लिखेंगे। हाँ, ये बात पक्की है कि साइन बता रहा हूं मैं तो वेक्टर का साइन यहाँ लगा सकते हो। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करना है तो बोलोगे सर डबल का होता है, m होता है, v होता है और वो वेलोसिटी होती है जो x एक्सिस पे होती है, तो इसको 2mv cos थीटा बोल सकते हो। x एक्सिस वाली वेलोसिटी मानी जाती है। ठीक है, इस पर वैसे क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ देखिए ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, ये वाला एंगल। तो अगर मैं इसको अपने स्टडी चीज से पढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा ना बच्चों। तो यहीं पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 kg का बॉडी हिट करता है 60 डिग्री के एंगल पे और रिटर्न कर जाएगा सेम एंगल पे, पक्की बात है। टाइम इसको इतना लग रहा है, फोर्स बताना है। तो सोल्यूशन के पार्ट में अगर अपन चलें तो मालूम ही चल जाएगा बच्चों फोर्स कितना होता है। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना हो जाता है तो आपको तो पता होगा 2mv, और क्या होगा एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी ये है ना, और नीचे टाइम। तो देखो सब कुछ गिवन है यहाँ पे अब आपको, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 मास कितना है बोलोगे 3, वी एक्स की जगह पे v cos 30 बोल सकते हो। और कोई बच्चा बोल सकता है कि सर उसको v sin 60 भी तो बोल सकते थे, तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चों बोल सकते थे। वो जो वेलोसिटी आ रही है ना, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो आपको लेना है, इसका x कंपोनेंट लेना है। तो आपको पता होगा cos 30 sin 60 एक ही वैल्यू होते हैं, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी। तो अपने को कंफ्यूज मत करो, एंगल हमेशा नॉर्मल से निकाल लिया करो, क्योंकि ये देगा तो ये तो मिल ही जाएगा अपन को, और कॉस के टर्म में लिख दिया अपन ने। वरना कुछ टीचर्स ऐसा बताते हैं कि वॉल से एंगल होगा तो साइन लेना है और नॉर्मल से होगा तो कॉस लेना है, वो भी सही है बच्चों। तो फोर्स निकाल लो, 2 × 3, v कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कहीं लिखा है क्या, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 हो जाएगा। व्हाट इज cos 30, व्हाट इज cos 30, और टाइम कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड्स। तो ऊपर 10 कर लो, 2 से 2 को हटा दो, और इससे हटाओगे तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150√3, और अपन निकाल रहे हैं फोर्स आना चाहिए न्यूटन में, और ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है बच्चों। अगर साइन कॉस की गलती कर दोगे तो ऑप्शन दूसरा भी मिल जाएगा और फिर अपन को लगेगा अपन ने किया सही है, लेकिन गड़बड़ कर जाओगे। जस्ट मेक श्योर कि जो सर ने अभी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया है, थीटा मैंने यहाँ से लिया है। अगर मान लो बच्चों में थीटा यहाँ से मार्क कर लेता, मान लो यहाँ से मैं फाई को मार्क कर लूँ, तो वो एंगल का साइन आने लगता है, क्योंकि उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस पे। तो साइन कॉस याद नहीं रखना होता है। जो सजेशन है टीचर का यहाँ पे वो ये है कि चेंज इन मोमेंटम आपको एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी को लेना है, चाहे वो कॉस में है चाहे वो साइन में आए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि साइन में लेना है कॉस में लेना है। समझ में आ रही है बात। तो मैंने कैसे याद करवाया है आप लोगों को, एंगल यहाँ का निकालो और कॉस लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ग्राफ की बन जाएंगे आपसे, कोलिजन वाले ही बन जाएंगे। फिर अपन ने इम्पल्स को देख लिया, मोमेंटम देखा, तीनों लॉस देख लिए, ये सारा कुछ आप नोट्स कर लेना। अगली क्लास में अपन लोग नॉर्मल और टेंशन को स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर का बिल्कुल मेजर पार्ट है। ओके बच्चों।